हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। एंड अपनी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड काफी स्कोरिंग टॉपिक है ये। और हर एक आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम है, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। तो इस टॉपिक को एक्चुअली हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 1। तो ये चैप्टर लेंथी था, दैट्स वाई इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। और ये जो सीरीज है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड इस सीरीज का मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये है, खास बात ये है कि ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, DSSS का, केवीएस का, एनवीएस का, ईएमआरएस, सुपर टेट, यूपीटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, सभी में ये जो सीरीज है काम करेगी, काम आएगी, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, साइंस में बाहर से कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें आती हैं, बस लेवल डिपेंड करता है। तो टीजीटी साइंस के लिए 10th तक सफिशिएंट होता है। टीजीटी साइंस के लिए कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं, जैसे DSSS का, उसमें 11th-12th के टॉपिक भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारा डे 11 एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और एक और चीज आपको बता दूं, इस टॉपिक में मतलब इस सीरीज में हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस भी टीचिंग एग्जाम में उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगी। मैंने वहाँ अपलोड कर दी है ये वीडियो ऑलरेडी, पीडीएफ ऑलरेडी। एंड कल हमने इसके डिस्कस किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और इस तरह से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स। ये जो मेटल्स हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्लियर? एंड उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अक्रेंस ऑफ मेटल्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें मेटल एक्चुअली मिलता कहाँ है। तो मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन 2 मेन फॉर्म्स। ये जो मेटल है, ये नेचर में 2 मेन फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो होता है फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किसी के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो वहां से उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। और एक है कि वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे metals which found uncombined in nature, that is called free state, and it occur very less reactive metals। जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना, कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाले मेटल्स थे, जैसे आपका हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। एंड दीज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे रेजिस्ट कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन पे कोरोजन और ऑक्सीडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? दूसरा फॉर्म कौन सा है? दूसरा है कंबाइंड स्टेट में। अब जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, वो उनको कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, मोस्ट मेटल अक्कर एज कंबाइंड स्टेट, उनको एज कंपाउंड भी कहते हैं। जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं उनको कंपाउंड्स भी कहते हैं इन अर्थ क्रस्ट। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स, और इन्हीं कंपाउंड्स को मिनरल्स कहते हैं। देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, वो एक्चुअली कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो लो रिएक्टिव मेटल है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जब वो किसी के साथ कंबाइंड है, किसी से कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो कंबाइंड है ना, तो हमें इस मेटल से, मतलब इस मेटल को इस मिनरल से सेपरेट आउट करना है। तो वो एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नेचर में 2 फॉर्म में मेटल्स जो है पाए जाते हैं, या तो कंबाइंड स्टेट में या तो फ्री स्टेट में। ठीक है, अब ये जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं इनको कहते हैं मिनरल्स। ये जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं इनको कहते हैं मिनरल। और मिनरल से हम इसको, ये जो हमारे मेटल्स हैं, इनको सेपरेट आउट करते हैं। तो मिनरल्स के साथ जब ये मेटल प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या देते हैं, ओर।
ठीक है। और इस और से हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर, हमें क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने अभी क्या बताया आपको, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमने कहीं पे खुदाई की, अर्थ क्रस्ट से हमें मिल गया एक सब्सटेंस मिला जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मिनरल। अब इस मिनरल में मेटल प्रेजेंट है और उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, मतलब एक मेटल प्रेजेंट है, काफी अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है। अब इस मेटल को हमें इस मिनरल से सेपरेट आउट करना है, तो इसी को हम कहते हैं ओर। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी मेटल को हम कह रहे हैं ओर। ठीक है। और उसके अलावा एक और वर्ड होता है दैट इज गैंग। गैंग क्या होता है, अब इस ओर में जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, इस इंप्यूरिटीज को हम कहेंगे गैंग। 10 पार्टिकल जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उसी को कह रहे हैं गैंग। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, उस मिनरल में ही मेटल प्रेजेंट है और उस मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं ओर। क्लियर। और गैंग क्या होता है, इस ओर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसी को हम गैंग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो मेटल जो है दो स्टेट में पाए जाते हैं, या तो कंबाइंड स्टेट या तो फ्री स्टेट। उसके अलावा मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। क्लियर। एंड उसको फिर यूज करते हैं। तो मिनरल्स और गैंग मैंने आपको बता दिया क्या है। मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ क्रस्ट में विच कंटेन मेटल्स और द कंपाउंड्स। और क्या है, और एक मिनरल ही है फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से हमें एक मेटल को निकालना है, उसी को हम कह रहे हैं ओर। और गैंग क्या है, इट रेफर्स टू अनवांटेड इंप्यूरिटीज लाइक सैंड, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स। क्लियर। तो मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी एंड अकरेंस। अब ये जो मेटल्स हैं, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे ना, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन पांचों की, ये जो 5 मेटल्स हैं, अगर इनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारा भी, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। अगर इन तीनों को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके रिडक्शन के लिए, इसके एक्सट्रैक्शन के लिए हम रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ। एंड सिल्वर और कॉपर और हमारा प्लेटिनम, इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एज देयर ऑक्साइड्स के रूप में, और कार्बोनेट और सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड है तो आप समझ जाओगे कि ये किसका और है, ये है पोटाशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा या एल्यूमिनियम होगा, अगर ये कार्बोनेट और सल्फाइड के साथ प्रेजेंट है तो। क्लियर। उसके अलावा जो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं, जो बीच वाली सीरीज है, ये जिंक, आयरन, लेड, इट इज फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ये भी सल्फाइड और कार्बोनेट के साथ ही प्रेजेंट होंगे, बट इनको, इनके एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो एक और बात बताती हूँ, जो हमने क्या किया है, हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो अपर वाले 5 हैं, इनको हमने कहा कि ये कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। जो बीच वाले हैं हमने कहा ये कैसे हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल। एंड नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनमें आगे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये इट कैन नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते, इट फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, ज्यादा पोच पोच हो गया ये। ठीक है। इट इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज, कंबाइंड स्टेट में कैसे कैसे होंगे, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे या फिर कार्बोनेट के साथ होंगे, कार्बोनेट के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सल्फेट के साथ होंगे, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, या फिर क्लोराइड के साथ होंगे, या फिर क्लोराइड के साथ होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, एज ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकते हैं, एज अ कार्बोनेट, एज अ सल्फेट एंड एज अ क्लोराइड। इन चारों फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सेकेंड है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में आगे जिंक, आयरन, लेड। ठीक है। तो इट इज फाउंड एज, अब ये जो है इट इज फाउंड एज, ये ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में भी और कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर। मतलब ये भी
कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट होंगे एज अ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, 4 हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, और यहाँ पे 3 है, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। जहां भी सल्फाइड दिख जाएगा ना आपको, वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ही होगा। बट उसके साथ साथ अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी कुछ ऐसे हैं, जैसे जो लीस्ट एक्टिव मेटल है हमारे, कॉपर, सिल्वर, ये मर्करी, प्लेटिनम, गोल्ड, इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। मतलब इन पांचों में से कुछ तो है जो फ्री स्टेट में होंगे, कुछ है कंबाइंड स्टेट में होंगे। तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये ऑलवेज फ्री स्टेट में होंगे, गोल्ड और प्लेटिनम ऑलवेज फ्री स्टेट में होंगे। उसके अलावा जो कॉपर, सिल्वर और मर्करी है, कॉपर यहाँ पे ऐड कर लेना इसके साथ, कॉपर, सिल्वर और मर्करी जो है, कॉपर, सिल्वर, मर्करी फाउंड बोथ फ्री एज कंबाइंड स्टेट, मतलब ये फ्री स्टेट में भी होंगे, कंबाइंड स्टेट में भी होंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, इन चारों के साथ जुड़े हुए होंगे। जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं जैसे जिंक, आयरन और लेड, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर भी है इसके साथ, ठीक है, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, अच्छा हाँ मॉडरेट एक्टिव मेटल में ही आता है ये भी। जिंक, आयरन, लेड, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी पेज को, कंफ्यूज नहीं होना। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जो है, इट इज फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, ठीक है। ये या तो ऑक्साइड के साथ होंगे, या सल्फाइड के साथ, या कार्बोनेट के साथ। उसके अलावा जो थर्ड है लीस्ट एक्टिव मेटल, उसमें से जो लीस्ट एक्टिव मेटल्स है ना, कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो फ्री होते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड और प्लेटिनम तो हमेशा फ्री स्टेट में होंगे, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी जो है वो कैसे होंगे, वो होंगे कंबाइंड स्टेट में एज अ सल्फाइड और ऑक्साइड। क्लियर। इस पेज में थोड़े से चेंजेस कर दूंगी जब आपको नोट्स मिलेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि कुछ और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है कंबाइंड स्टेट में है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसमें कुछ मेटल्स तो फ्री स्टेट में है, कुछ कंबाइंड स्टेट में है। अब हमें क्या करना है, इन मेटल्स को, इन ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो ओर्स हमें मिले हैं इनमें से हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, तो देखो जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स है ना, उनके वो एज अ सल्फाइड और प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उनकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मेटल मिल जाएगा, फिर उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। क्लियर। मतलब जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनकी हम रोस्टिंग करेंगे, और इसी प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। ये सब आगे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, अभी बताऊंगी। इसको हम कैल्सिनेशन कहेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है ना उनकी हम कैल्सिनेशन करेंगे। उसके अलावा जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनकी हम कैल्सिनेशन, अच्छा एक मिनट, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंस बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, एक मिनट रुको। अच्छा हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज, कैल्सिनेशन ये नहीं है, ये तो रोस्टिंग ही है। रोस्टिंग में क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे और मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है ना उसमें हम कैल्सिनेशन भी करते हैं और रोस्टिंग भी करते हैं। जो कार्बोनेट वाले ओर हैं उनके लिए तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, और जो सल्फाइड ओर है उनके लिए हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको हीट कर रहे हैं। कैल्सिनेशन में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम उस ओर को हीट कर रहे हैं और मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मेटल को निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। उसके बाद प्यूरिफाई करेंगे। तो हाईली रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं उनमें तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ही प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब ये जो 3 रिएक्टिविटी सीरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स थे। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल थे जब वो जो है एज अ सल्फाइड और प्रेजेंट होंगे तो उनकी हम रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हीट करेंगे। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है अगर वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी रोस्टिंग करेंगे। क्लियर। हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया आपको कि हम ओर में से हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किस किस तरह से कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है इस टेबल में। क्लियर। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मेटलर्जी में हम प्रोसेस एक्चुअली करते क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम करेंगे क्रशिंग और ग्राइंडिंग। हमें जो
मिनरल मिला है उसको हम ब्रेक करेंगे। क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज लम्प्स ऑफ ओर के जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं with the help of some machines, and grinding is the process of converting crushed ore into fine powder। फिर उस ore से हम फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हमको पीस पीस के उनका फाइन पाउडर बना रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको ओर ड्रेसिंग भी कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज हैं, जो गैंग है, उसको हम सेपरेट करते हैं। इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड, क्ले, रॉक्स को रिमूव करते हैं। किस मेथड के थ्रू रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। इन मेथड्स के थ्रू हम गैंग को सेपरेट आउट करते हैं, इन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया उस मिनरल का, फिर उसमें से हमने जो इम्प्यूरिटीज थी उसको निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, अब हम यहाँ पे क्या किया, वो जो ओर था, कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड। ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। अब ये जो ओर है इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर कैल्सिनेशन की बात करूं तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर या फिर नो एयर, यूज फॉर कार्बन। जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। और जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, जो हमारे पास सल्फाइड ओर्स हैं उनको निकालने के लिए हम रोस्टिंग कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है इट इज रिड्यूस्ड टू मेटल्स। कैसे करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय रिडक्शन विद कार्बन और डिस्प्लेसमेंट। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं इट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट और एक्सट्रैक्टेड बाय माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तीनों में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ना उनको हम किस तरह से निकाल रहे हैं। तो अभी मैंने टेबल में जो पीछे बताया वही सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे हमारे पास मेटल है, मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। The oxides of these metal can be reduced to metals by heating alone. For example, सीनाबार, जो मरकरी का ओर है ना जिसको हम कह रहे हैं सीनाबार, मरकरी जो है सीनाबार के साथ, मतलब मरकरी सल्फाइड जो है HgS, तो इस सल्फाइड को अब हमें सेपरेट आउट करना है। तो इस सल्फाइड को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करेंगे, सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करेंगे, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने सीनाबार को, सीनाबार क्या है, इट इज एन ओर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे, मरकरी का ओर पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मरकरी का ओर कौन सा है, तो मरकरी का ओर है सीनाबार। तो इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें मिल जाएगा मरकरी का ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। ठीक है, अब इस मरकरी ऑक्साइड को हम फिर से हीट करेंगे और हमें मिल जाएगा मरकरी, और ये जो ऑक्सीजन है ये सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, मरकरी के ऑक्साइड से मरकरी को हीट करके मरकरी को निकाल लिया, सेपरेट आउट कर दिया, मतलब हमने मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। जो हमने देखा कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है या तो वो सल्फाइड के साथ होंगे या तो वो फ्री स्टेट में होंगे। तो अगर तो वो सल्फाइड के साथ प्रेजेंट है तो उसको हीट करके हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये तो हो गया मरकरी का ओर। उसी तरह एक और दे रखा है, दैट इज Cu2S। कॉपर नीचे इस तरह से आना था, Cu2S, जिसको कॉपर ग्लैंस कहते हैं। तो कॉपर का जो ओर है दैट इज कॉपर ग्लैंस, मतलब कॉपर ग्लैंस इज एन ओर ऑफ कॉपर। अब यहाँ भी सेम यही प्रोसेस है, कॉपर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो ये भी क्या है, एक और है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे एंड हमें मिल जाएगा कॉपर का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको डायरेक्ट हीट कर रहे थे मरकरी को, बट कॉपर ऑक्साइड को हम फिर कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो कॉपर सेपरेट आउट हो जाएगा, सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस सेपरेट आउट हो जाएगी। हम क्या क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम इस ओर में से, देखो जो मिनरल था हमने उसको तोड़ा, काटा पीटा, उसमें से इंप्यूरिटीज निकाली। इस मिनरल में से ये क्या था हमारे पास, मिनरल। इस मिनरल में से हमने इस ओर को निकाला। अब इस ओर के अंदर जो मेटल है हम उसको निकाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए मरकरी का ओर है जिसका नाम है HgS। ठीक है, अब इस मरकरी के ओर से हमें क्या करना है, इस मरकरी को सेपरेट आउट करना है। तो हम कैसे कर रहे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको रोस्टिंग कह रहे हैं हम।
फिर हमें मरकरी का ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। इस मरकरी के ऑक्साइड को हम फिर से रीहीट करेंगे तो हमें मरकरी अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। और इसी तरह हमने कॉपर के साथ किया। कॉपर में बस जो सेकंड स्टेप है उसमें हम कॉपर सल्फाइड के साथ इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें मिल जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये तो हो गया लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कॉपर जो है ना, कॉपर लो रिएक्टिविटी में है या मिड रिएक्टिविटी में, एक बार एक्चुअली क्या है ना, कॉपर मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल में ही प्रेजेंट है, बट इट आल्सो शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको लो रिएक्टिविटी मेटल में दे रखा है कि किस तरह से लो रिएक्टिविटी मेटल में इन दोनों को सेपरेट आउट करना, तो आप लो रिएक्टिविटी मेटल में ही कंसीडर करके चले। बट ये दोनों ही कैटेगरीज में फॉल करता है क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मिड रिएक्टिविटी। अब जो मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जो मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं अगर तो वो कार्बोनेट ओर के साथ प्रेजेंट है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। अगर वो सल्फाइड ओर के रूप में प्रेजेंट है, मतलब सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट है, तो हम रोस्टिंग करेंगे, जैसे हमने लो रिएक्टिविटी मेटल्स में रोस्टिंग की, ठीक है। तो या तो कार्बोनेट के साथ है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर के फॉर्म में है तो रोस्टिंग करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को। ये जो मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, दे आर moderately reactive. These are usually present as sulfide or carbonate in nature. The chemical reaction that takes place during roasting and calcination zinc ore can be shown as, देखो रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग में सल्फाइड को हीट करेंगे इन एक्सेस एयर, लाइक जिंक सल्फाइड को हमने हीट किया और हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कैल्सिनेशन में क्या किया, हीटिंग कार्बोनेट और इन लिमिटेड एयर, यहाँ पे लिमिटेड एयर होगी या तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम हीट करेंगे और जिंक कार्बोनेट से जब इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हम मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमें जो मेटल ऑक्साइड मिले हैं, ये जिंक ऑक्साइड मिला, ये जो मेटल ऑक्साइड मिले, अब इसको हम कार्बन के साथ हीट करेंगे, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. अब हम इसको जब कार्बन के साथ हीट करेंगे ना तो हमें जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने पहले इसको ऑक्सीजन कैल्सिनेशन किया और रोस्टिंग किया। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद जो ये ऑक्साइड हमें मिले, इन ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ हीट करेंगे और हमें जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? उसके अलावा बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। मतलब कार्बन के साथ तो हम इसको सेपरेट आउट करते ही हैं, कई बार हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं। दिस द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर used as reducing agent because they can displace metal of low reactivity from their higher compound. हमने displacement reaction में देखा था कि जो highly reactive metal है वो low reactive वाले metal को displace कर देते हैं, ठीक है। For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, following reaction takes place. कौन सा reaction हो रहा है इसमें, ठीक है। तो या तो हम कार्बन के साथ हीट करके रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मेटल को, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके भी हम मेटल को ले सकते हैं। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है यहाँ हमारे पास, हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ अगर इसको हीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम है मैग्नीज को हटा देगा और खुद यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, बिकॉज जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मैग्नीज, तो ये बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये मैग्नीज जो है इसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा थर्माइट रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है। और थर्माइट रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, जब उनमें क्रैक आ जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। विच रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन। बिकॉज ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होता है, जो रेलवे की पटरी है इस तरह से टूटी हुई है, आपको इसको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, जो आयरन ऑक्साइड है ना, इसको एल्यूमिनियम के साथ
रिएक्ट कराओगे और जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे तो हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी। इसके साथ साथ जो आयरन ऑक्साइड जो Fe2O3 है वो ये जो देखो, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड। कैसे? ठीक है, तो हाई जो हमें हाई मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी और जो मेटल्स हैं वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये जो है आपस में जो क्रैक है इनको जोड़ देंगे। मतलब ये जो रिएक्शन है ये रेलवे ट्रैक्स के क्रैक्स को भरने के लिए भी हम इस रिएक्शन को मतलब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। उसके अलावा जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है बाय यूजिंग कार्बन रिडक्शन। कार्बन के साथ रिडक्शन करा के हम इसको नहीं यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम इनको इनके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, और है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सेपरेट आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है हम इसमें से सोडियम को। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिसिस में लेंगे दो रोड। इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, इस तरह से कैथोड ले लेंगे, एनोड ले लेंगे। एनोड जो है दैट इज पॉजिटिव साइड, कैथोड जो है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें जो एनोड है, ये एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव साइड एंड कैथोड इज नेगेटिव साइड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये जो NaCl का सोल्यूशन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइड है, क्लोरीन गैस है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी और ये जो सोडियम है Na पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोडियम मेटल मिल जाएगा। कहाँ पे सोडियम मेटल मिला हमें, कैथोड पे, और एनोड पे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड है बॉक्साइट ओर, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है। इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं सेपरेट, कैथोड और एनोड इसी तरह से सेम इलेक्ट्रोलिसिस करके। और इस प्रोसेस को होल हेरोल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें भी सेम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इस तरह से एनोड और कैथोड है, ये एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो जो पॉजिटिव साइड है, एनोड पॉजिटिव साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव साइड पे जाएगी, और जो एल्यूमिनियम है ये नेगेटिव साइड पे जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिनियम हमें कहाँ मिलेगी, कैथोड साइड पे। तो मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि हम जो हाईली रिएक्टिविटी मेटल है उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार टेबल दिखाती हूँ, टेबल के थ्रू फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। देखो, हमने देखा कि हमारे जो ओर हैं, हमारे पास इस तरह से मिनरल था जो हमने अर्थ क्रस्ट से लिया। इस अर्थ क्रस्ट से हमने जो सब्सटेंस लिया, एक सब्सटेंस हमें मिला, ये जिसको हम कह रहे हैं मिनरल। अब इस मिनरल से हमने क्या किया, हमें एक मिनरल के अंदर एक ओर प्रेजेंट है जिसके अंदर मेटल है। तो ये ओर है और इसके अंदर मेटल है, तो ओर के अंदर से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये ओर है और ये है मेटल। अब इस ओर से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये जो ओर है, जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं उनको हम कैसे उनको हम रोस्टिंग के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो एज अ सल्फाइड और प्रेजेंट होंगे और उनको हम रोस्टिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे मेटल्स थे जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है और कुछ एज अ सल्फाइड और प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या किया, डायरेक्ट रोस्टिंग की और हमें वो मेटल जो है मिल गया। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो या तो कार्बोनेट ओर के साथ प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर के साथ। तो या तो सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट है तो डायरेक्ट रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट ओर के साथ प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट कर रहे हैं, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, तो हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। फिर हमने उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, रिडक्शन करके हमें मेटल मिल जाएगा। या तो कार्बन के साथ रिड्यूस कराएंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया।
कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस प्रोसेस को, उस चीज को फिर से एक बार से समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तो जो कॉपर पाइराइट है, इट इज कंसंट्रेटेड बाय, कंसंट्रेटेड मतलब उसको आप कैसे क्लीन करोगे, ठीक है। कैसे क्लीन करोगे आप इसको? फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन करोगे, ना कि ग्रेविटेशनल मेथड के थ्रू। देखो, जहां भी जो ओर है ना कॉपर पाइराइट, इसका जो फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ। इसका फॉर्मूला है CuFe2S। इसको हम कह रहे हैं कॉपर पाइराइट। ये क्या है? एक सल्फाइड ओर है। और जहां भी आपको सल्फाइड ओर दिख जाएगा, उसको हम हमेशा फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो सल्फाइड ओर है, मतलब ये जो ओर है, तो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, ये ओर जो है कौन से मेटल का है? तो कॉपर का। ये कौन से मेटल का ओर है? कॉपर का ओर है, ठीक है। तो इस मेटल को, मतलब इस ओर को हम कैसे कंसंट्रेट मतलब कैसे उसको इंप्यूरिटीज को रिमूव करेंगे? तो फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू, ग्रेविटेशनल मेथड के थ्रू नहीं, और ना ही मैग्नेटिक प्रोसेस। मैग्नेटिक प्रोसेस में अगर इंप्यूरिटीज मैग्नेटिक हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन हमें करना है, तभी वहीं हम यूज करेंगे। और जो ग्रेविटेशनल मेथड है ना, वो हैवी ऑक्साइड्स के लिए यूज किया जाता है, ना कि सल्फाइड ओर्स के लिए। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन सी एक प्रोसेस है जो कैल्सिनेशन को दर्शा रही है? मतलब इसमें से कौन सा एक स्टेप है जहां पे कैल्सिनेशन की प्रोसेस हो रही है? तो जब भी हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस करते हैं, उसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना है हमें। तो जब भी हम उसको हीट करेंगे, तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देख लो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इन ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कैल्सिनेशन प्रोसेस, जहाँ पे हमें ऑक्साइड और मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस है एक्चुअली, नेक्स्ट है रिफाइनिंग। हम कर रहे थे कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन ही हम कर रहे थे कि हमें जो मेटलर्जी कर रहे थे, मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स हमने देखे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे और उसकी क्लीनिंग करेंगे, गैंग जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है। थर्ड में हमने देखा एक्सट्रैक्शन, मतलब किस किस मेटल के एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल की कैसे करनी है, मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल की कैसे हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, लो रिएक्टिविटी वाले को कैसे हमने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्शन के बाद हम क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन। हमें जो मेटल मिले हैं उन्हें हमें प्यूरिफाई करना है। तो हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे? अगेन हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को ही यूज करेंगे। दिस इज मोस्ट कॉमन यूज मेथड। डिस्टिलेशन और लिक्वेशन भी कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अलावा हम डिस्टिलेशन और लिक्वेशन के थ्रू भी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, मोस्ट कॉमन रिफाइनिंग है, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस तो कितनी बार करा चुके हैं, आपको पता चल ही गया होगा। एक साइड एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम करेंगे। एनोड पे हम इम्प्योर मेटल लगा देंगे और कैथोड पे प्योर मेटल लगा देंगे। कैथोड इज नेगेटिव साइड, एनोड इज पॉजिटिव साइड। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया ऑफ सेम मेटल, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड का ले लिया, या कॉपर सल्फेट हमने ले रहे हैं अगर, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। अब मान लीजिए, एक प्रोसेस के थ्रू यही बताती हूँ। मान लीजिए हमने कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है। तो हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट का ही हमने सॉल्यूशन ले लिया, प्लस उसमें सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्यों डाला? क्योंकि वो क्या करेगा? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो एनोड पे हमने इम्प्योर कॉपर लगा दिया, ये एनोड है पॉजिटिव साइड, यहाँ पे हमने इम्प्योर कॉपर लगाया। कैथोड पे हमने प्योर कॉपर शीट लगा दी। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है, इस तरह से CuSO4, तो जो कॉपर है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, और जो सल्फेट है, तो ये जो एनोड साइड पे कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है। यहाँ पे कॉपर क्या करेगा? देखो इस तरह से CuSO4 है ना, कॉपर ब्रेक डाउन करेगा Cu2 पॉजिटिव की साइड, और जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। मतलब कॉपर और सल्फेट दोनों ब्रेक हो गए। अब ये जो पॉजिटिव साइड है, ये जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव जो है, ये कॉपर सोल्यूशन में मिक्स हो गया, और सम अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो कहाँ चला गया? कैथोड साइड पे, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो ये Cu2 पॉजिटिव
जो है, कॉपर की लेयर जो है वो इसके ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैथोड साइड पे कॉपर की लेयर इस तरह से चढ़ेगी, और ये जो इम्प्योरिटीज थी, जो कुछ अनरिएक्टिव सब्सटेंसेस, तो जो इम्प्योर सब्सटेंस थे वो एज एनोड मड सेटल डाउन हो जाएंगे इसमें, और जो कॉपर है, कॉपर की लेयर जो है कैथोड पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, पॉजिटिव, कैथोड क्या है, नेगेटिव साइड, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो कॉपर जो है इस कैथोड के ऊपर से इस तरह से इसकी लेयर चढ़ जाएगी। तो प्योर कॉपर डिपॉजिट्स ऑन कैथोड एंड इम्प्योरिटीज फॉल एज एनोड मड। इतना क्लियर हो गया? तो उसके अलावा ये मतलब ये था कि किस तरह से हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया, कॉपर की रिफाइनिंग की, कॉपर को किस तरह से हमने क्लीन किया, ठीक है। इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड साइड पे लगाया और कैथोड साइड पे हमें प्योर कॉपर की शीट मिल गई। इतना क्लियर हो गया? अब है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद कोरोजन डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सेटअप ऑफ अ कॉपर a student observed that anode is getting thinner while the cathode is getting thicker. What does this indicate? तांबे के इलेक्ट्रोलिटिक शोधन सेटअप में एक छात्र देखता है कि एनोड पतला हो रहा है, पतला होता जा रहा है, कैथोड मोटा होता जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? देखो इस तरह से क्या था, पतला हो रहा था, एनोड पतला हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एनोड क्या था, इम्प्योर कॉपर था एनोड पे, और ये पॉजिटिव साइड थी, और यहाँ क्या था, कैथोड था, ठीक है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे इसमें हमने सॉल्यूशन डाला था कॉपर सल्फेट का, और ये इम्प्योर कॉपर था, तो इस इम्प्योर कॉपर का जो कॉपर है वो ब्रेक डाउन हो रहा था Cu2 पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव साइड था। तो ये जो कॉपर की लेयर है ये इस कैथोड के ऊपर इस तरह से चढ़ रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दैट्स वाई ये इस कॉपर की लेयर उतरती जा रही है और ये इस कॉपर के ऊपर चढ़ती जा रही है। दैट्स वाई जो कैथोड है वो पतला हो रहा है, एनोड जो है मोटा होता जा, सॉरी एनोड पॉजिटिव है, एनोड पतला हो रहा है, कैथोड जो है मोटा हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड जो है थिकर होता जा रहा है, एनोड जो है पतला होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इम्प्योरिटीज आर फॉर्मिंग एट कैथोड। जी नहीं, प्योर मेटल इज डिपॉजिटिंग एट कैथोड। कैथोड पे प्योर मेटल जो है वो चढ़ता जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है करोजन। करोजन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। करोजन क्या है? इट इज द स्लो डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल है उसका धीरे धीरे खराब होने को हम कह रहे हैं करोजन, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, एयर, मॉइस्चर या एसिड की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को रस्ट कैसे लगता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंड रस्ट क्या है? इट इज रेडिश ब्राउनी फ्लेकी एंड वीकन्स द मेटल, मेटल को वीक कर देता है। कुछ और एग्जाम्पल है करोजन के। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्वर है, इट टर्न्स ब्लैक, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर के ऊपर इस तरह से ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, जो किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, दैट इज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इस तरह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो है कलर आ जाएगा, मतलब जो करोजन है इस तरह से ग्रीन कलर का होगा वो। एंड ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम क्या है? ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल ऑफ करोजन। करोजन के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब रस्ट लोहे पे, मतलब जो करोजन लोहे पे लगेगा तो उसको कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। सिल्वर या कॉपर पे अगर करोजन हो रहा है तो उसको हम टार्निशिंग कहते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे टार्निशिंग। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। करोजन से हम कैसे बचा सकते हैं? तो कोटिंग के थ्रू, पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग के थ्रू हम अपने सब्सटेंस को करोजन से बचा सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रॉपर्टी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल की कोटिंग होती है, तो उसमें जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कवरिंग है उसे चढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स और कार के पार्ट्स में। एलॉइंग क्या है? मिक्सिंग मेटल्स टू इंप्रूव रेजिस्टेंस। मेटल्स या नॉन मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेनलेस स्टील है, इट इज द कौन कौन से मेटल का मिक्सचर है ये? आयरन, क्रोमियम और निकल का, जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो एलॉय क्या होता है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स।
अब कुछ एलॉयज हैं जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि जो ब्रास है वो कौन से मेटल का एलॉय है। तो ब्रास जो है कॉपर और जिंक का एलॉय है। देखो ब्रास और ब्रोंज दोनों ही किसके एलॉय, दोनों में ही कॉपर है, ब्रास में भी ब्रोंज में भी कॉपर दोनों में ही प्रेजेंट है, बट जो सेकंड सब्सटेंस है दैट इज ब्रास में जिंक है और ब्रोंज में टिन है। तो ब्रास में आप इस तरह से याद रखना, ए आ रहा है तो ए से जेड तक, ए से जेड तक होती है ना ए बी सी, तो ब्रास में जेड आएगा मतलब जिंक आएगा। जहां ब्रास है ब्रास में कॉपर के साथ जिंक आएगा, ब्रोंज में कॉपर के साथ टिन आएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर जो है कौन से अलॉय होते हैं, मतलब कौन कौन से मेटल से मिलकर बना है, लेड प्लस टिन का अलॉय है जिसे हम कहते हैं सोल्डर, एंड इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल प्रेजेंट है, एंड इट इज यूज्ड फॉर अटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और किचन अप्लायंसेस। नेक्स्ट है एमलगम। एमलगम में मरकरी प्लस अदर मेटल्स लाइक सिल्वर और टिन प्रेजेंट होते हैं, डेंटल फिलिंग्स में ये काम आता है। ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन में क्या क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज प्रेजेंट है जो एयरक्राफ्ट की बॉडीज के लिए काम आता है। ड्यूराल्यूमिन, क्लियर, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। नेक्स्ट है निक्रोम। तो नाइक्रोम से ही पता चल रहा है निकल, क्रोमियम प्लस आयरन, निकल, क्रोमियम और आयरन, और इसको एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं हीटर और आयरन में। नेक्स्ट है एल्निको। एल्निको इसके नाम में ये एल, एल्यूमिनियम, एन आई, निकल, सी ओ, कोबाल्ट। तो ये किसका अलॉय है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का, एंड इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग अभी आपको पीछे मैं बता के आई हूँ कि इट फॉर्म्स अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम सरफेस। एनोड साइड पे हम एल्यूमिनियम लगाते हैं और कैथोड साइड पे हम लेड लगाते हैं, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में मेक आयरन द कैथोड सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। आयरन को कैथोड साइड पे लगाएंगे सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट इज यूज्ड इन पाइपलाइन। कैथोडिक प्रोटेक्शन कहाँ पे, पाइपलाइंस में यूज की जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का फ्राई पैन है उसको आपको रस्ट से बचाना है, तो आप क्या करोगे, पेंट करोगे, कोटिंग ऑफ जिंक करोगे या फिर ग्रीस अप्लाई करोगे। तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट भी कर सकते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। विच एलॉय इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट बॉडीज। एयरक्राफ्ट बॉडीज हैं उसके लिए कौन सा एलॉय जो है यूज करोगे, दैट इज ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन। नेक्स्ट है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास में देखो ए आ रहा है और ए से जेड तक, मैंने कहा था ए से जेड, जेड से जिंक, मतलब कॉपर के साथ साथ जिंक यूज होगा इसमें। ब्रास और ब्रोंज दोनों में ही कॉपर है, ब्रास में जिंक है, ब्रोंज में टिन है जिंक की जगह। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक का। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एक बार देखो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने एक्चुअली किया क्या क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा। देखो हो सकता है ना भी लगा हो। हमने किया अक्रेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मिनरल्स, मेटल जो है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल प्रेजेंट है, इस तरह से ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। अब इस मिनरल के अंदर एक ओर प्रेजेंट है और इस ओर में से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मिनरल में ओर प्रेजेंट है, इस ओर में, ओर के अंदर मेटल है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेटल जो है दो स्टेट्स में, टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्री स्टेट में होंगे या तो कंबाइंड स्टेट में होंगे। जो हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं और जो मिड रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड स्टेट में। बट जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं जो इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज। ठीक है, अब ये जो हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल है ये प्रेजेंट होंगे एज ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड की फॉर्म में। मतलब एज ऑक्साइड होंगे या फिर कार्बोनेट होंगे या सल्फेट होंगे या क्लोराइड होंगे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो इसके साथ प्रेजेंट है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल है वो प्रेजेंट होंगे एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। और इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हम दो मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। या तो सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम करेंगे इसकी रोस्टिंग, कार्बोनेट के साथ है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। क्लियर। और जब हमें ऑक्साइड मिल जाएंगे तो उन ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे, हम कार्बन के साथ हीट करेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। तो ये तो हो गया मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। जो लीस्ट एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या तो वो फ्री स्टेट में होंगे या तो कंबाइंड में। तो अगर वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उन मेटल्स की रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन के साथ उनको हीट कर देंगे और हमें वो सब्सटेंस, वो मेटल जो है मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है और यही स्टेप्स हमने इस टेबल में पढ़े। उसके अलावा हमने किस तरह से रिएक्टिविटी मेटल, मतलब मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया वो हमने देख लिया। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, एनोड और कैथोड साइड दो बैटरीज होती हैं, एनोड पे पॉजिटिव साइड, कैथोड पे नेगेटिव साइड, और इस तरह से हम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस देखें। एंड रिफाइनिंग में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को यूज करते हैं। क्रोजन क्या है, मेटल का धीरे धीरे खराब होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और जैसे इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या फिर कॉपर। और कैसे प्रिवेंट करना है, उसके साथ साथ कुछ एलॉय देखे हमने कि कौन सा एलॉय में कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, ये सब देखा और कुछ क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। फिर भी इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस, मतलब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा न्यूट्रिशन का, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम हम एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके पास मिलती रहे आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।